मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लास स्टडी। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 10 जो है एक नया साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में हुए महान शासक समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते थे। यहाँ तक कि गुप्त शासन के शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे, दक्षिण के राज्य राजाओं के बारे में जानेंगे और राज्यों के प्रशासन के बारे में जानेंगे, और उस समय के लोग किस तरह का जीवन यापन करते थे। ये सारी जानकारी आज आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो समय ना गवाते हुए हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक नया साम्राज्य और एक राज्य। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य, इसकी शुरुआत 320 ईस्वी में हुई थी और ये 550 ईस्वी तक फूलता फलता रहा। इसके फूलते फलते रहने के पीछे में अनेकों कहानी है। इसके साम्राज्य में हर ओर खुशहाली थी, हर ओर आपको तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। इसमें बहुत महान महान सम्राटों ने जन्म लिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की जब नींव रखी गई थी, जो 320 ईस्वी में रखी गई थी, वो उस समय उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था और दक्षिण में दक्कन के पठार तक वो विस्तृत था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के पीरियड में गुप्त साम्राज्य पूरा उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग जो था पूरा समुद्रगुप्त के शासनकाल में कवर हो चुका था। अब इसके शासनकाल के दौरान, गुप्त शासनकाल के दौरान चारों ओर से खुशहाली थी। इस दौरान विज्ञान में, तकनीक में, कला में, साहित्य में, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, हर एक क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई थी। इसलिए गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत महान सम्राटों ने भी जन्म दिया, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, गुप्त साम्राज्य के ही थे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में अनेकों महान लेखकों का बोलबाला था, जैसे कि महान लेखक हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट, ये सारे गुप्त साम्राज्य में थे। इसलिए गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, एक महान सम्राट जिसकी तुलना महान नेपोलियन से की गई है, जिसकी तुलना अशोक से की जाती है। तो आखिर हम जानेंगे कि उसे इतने महान क्यों कहा जाता है। आखिर क्या वजह है इसकी कि इसे नेपोलियन से तुलना की गई, इसकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। तो आपको मेरे स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रही होगी, वो समुद्रगुप्त की है, जो वीणा बजाते हुए है। यानी कि समुद्रगुप्त के ये पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि वो वाद्य यंत्र में, वाद्य संगीत में, कला में, साहित्य में बहुत रुचि रखते थे। उनके दरबार में ही महान संगीतकार, महान संगीतज्ञ, महान लेखक, महान खगोल शास्त्री, महान लेखक सब उनके दरबार में रहते थे। ये उनके दरबार के रत्न कहलाते थे। हरिसेन का नाम मैंने पहले लिया, कालिदास का नाम पहले लिया, आर्यभट्ट का नाम लिया, ये तीनों इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसलिए समुद्रगुप्त को महान कहा जाता है। इसकी महान होने के पीछे भी अनेकों रीजन है, क्योंकि उस समय पहली बार गुप्त साम्राज्य में और इस महान शासक ने सोने के स्वर्ण को भी चलाया था, सोने के सिक्के को, यानी कि जो सिक्के होती थी वो स्वर्ण की मिलती थी उस समय। ये उसकी उस समय की उपलब्धि को बताती है और उसकी अनेकों उपलब्धियां जो प्रशस्ति में लिखी हुई हैं, प्रशस्ति में पाई गई हैं। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि प्रशस्तियां क्या होती हैं। प्रशस्तियां जो होती है वो संस्कृत का एक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया। यानी कि प्रशस्तियों में जो लोहे के आयरन पिलर पे लिखा रहता था, या फिर कोई शिलालेख, चट्टानों पर अनेकों प्रशस्तियां लिखी हुई मिली हैं, वो राजा की प्रशंसाओं में लिखी जाती थी। और उस समय के राजा ये प्रशस्तियां बहुत ज्यादा लिखवाया करते थे। इससे वो अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचा सकते थे, अपने बारे में लोगों को उनके बारे में पता चलता था कि राजा क्या क्या कर रहा है, राजा की क्या उपलब्धियां हैं, हमारे लिए कौन कौन से कार्य राजाओं ने किए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को जानने के लिए प्रशस्तियों का यूज किया जाता था।
अब इसके बाद अगर हम समुद्रगुप्त की और उपलब्धि के बारे में, तो समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था और जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी। वह एक सक्षम प्रशासक भी था और एक अच्छा राजा भी था। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो संगीतकार था, चित्रकार था और लेखक भी था, और उसके दरबार में अनेकों चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत में एक महान शासक बताया गया है, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव को उजागर किया और गुप्त साम्राज्य को उसके चरम कोटि तक पहुंचा कर ले गया। आगे हम देखते हैं विक्रम संवत के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रम, जिन्हें बाद में चलकर विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाने लगा। तो विक्रम संवत की जो स्थापना थी राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही करवाई गई थी, और वो इसलिए करवाई गई थी क्योंकि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था। शक वंश, जो उस समय शक संवत का शक संवत को अपनी उपलब्धिता के लिए समाज में लाए थे, उसको हराने के बाद और उन्होंने पूरे दक्षिण भारत तक अपने गुप्त साम्राज्य को विस्तार कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपने इस उपलब्धि के लिए विक्रम संवत का शुरुआत किया, और इस तरह से विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत की स्थापना हुई, जो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये जो संवत होती थी, उस समय राजा महाराजा अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए स्थापित करते थे। यानी कि अगर कोई साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया उन लोगों ने, तो कुछ उपलब्धियां अपने ऊपर, उपाधियां अपने आप को देते थे। तो वही उपाधियां था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। अब वंशावलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक जो था, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, वो श्रीगुप्त था। और वंशावली होता है जो वंशों को प्रकाश में डालता है, मतलब कि राजा का पुत्र राजा, फिर राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा, ये एक वंश को बताता है, और वंशावली इसी को संबोधित करती है। अधिकांश प्रशस्तियों में शासकों के पूर्वजों के बारे में बताया जाता था कि उनके पूर्वज किस तरह से थे, क्या करते थे, कैसी कब से कब तक उन लोगों ने शासन किया, शासन व्यवस्था किस तरह से था। तो इसी तरह से वंशावलियां भी प्रशस्तियों पर लिखी रहती थी। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। तो जैसे मैंने बताया कि गुप्त साम्राज्य में एक विशेष प्रकार की उपाधियों का चलन था, जैसे महाराजा धीराज, अधिराज, विक्रमादित्य, ये सारे लोग जो थे अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, सर्वोच्च बनाने के लिए ये उपाधियां धारण करते थे, और वंशावलियों में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। समुद्रगुप्त ने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। विजय, जैसे जैसे आप किसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करते जाते थे, तो उस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के साथ उनके साथ कोई एक टाइटल लग जाता था, तो यही टाइटल जो था वो उपाधि कहलाती थी। तो वंशावलियों में, गुप्त साम्राज्य की वंशावलियों में हम देखते हैं कि इसका प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसने 275 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया, और अंतिम राजा विष्णुगुप्त था, जो 543 यानी 543 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया था। सारी गुप्त वंश की वंशावलियां आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक बहुत महान शासक था, जिसने समस्त उत्तर भारत को अपने अंदर लिया, यानी कि एक छत्र राज्य था उसका उत्तर भारत में। एक महान योद्धा था हर्षवर्धन, और उसके बारे में हर्ष चरित्र में हमें सारी जानकारियां मिलती है। तो 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया था, यानी कि आज से 1400 साल पहले एक महान राजा हमारे धरती पर आया था, जिसका नाम था हर्षवर्धन, जिसने समस्त उत्तर भारत को अपने साम्राज्य के अंदर लिया और वहां पर एक अच्छा शासन व्यवस्था कायम किया। उसके दरबार में कवि बाणभट्ट जैसे संस्कृत के महान विद्वान रहते थे, जिन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन के बारे में हर्ष चरित्र में लिखा है।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली को बताया गया है। उसने उसके यहाँ तक कि उसका राजा बनना किस प्रकार तय हुआ, किस तरह वो राजा बना और उसने क्या क्या कार्य किए, ये सारे वर्णन जो है हर्ष चरित्र में हमें मिल सकते हैं, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? तो हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट थे, जो हर्ष के दरबार के कवि थे। इसमें किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? तो इसमें हर्षवर्धन के वंशावलियों के बारे में पता चलता है, हर्ष किस प्रकार राजा बना इसके बारे में पता चलता है, और उसने क्या क्या सुधार किए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ये सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, तो चीनी यात्री हुएनसांग इसके दरबार में ही आया था और उन्होंने यहाँ पर बहुत सी यहाँ के शासन के बारे में, हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। एकदम विस्तार पूर्वक उसने वर्णन किया है। थानेश्वर के राजा बने मगध और बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में भी सफलता हासिल की थी, यानी कि मगध को भी जीता और बंगाल को भी उन्होंने जीता। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं पर रोक दिया, यानी कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा वो वहां पर पराजित हो गए और उनका जो साम्राज्य था उत्तर भारत तक ही सीमित होकर रह गया। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको प्रशस्तियों के बारे में बताया था कि प्रशस्ति उस समय काफी पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा प्रशंसा समाज में हॉट केक बनी हुई थी, यानी कि जो भी राजा आता था वो क्या करता था, प्रशस्ति बनाता था। तो इसमें पल्लव, चालुक्य, दक्षिण के हर एक राजा इसमें शामिल थे और दक्षिण भारत में हमें इस तरह के बहुत सारी प्रशस्तियां मिलती हैं। अब पल्लवों का राज्य, वहां पर राजधानी कांचीपुरम थी और उसके आसपास कावेरी नदी का डेल्टा फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था और वहां पर भी बहुत सारी प्रशस्तियां हमें मिलती है, जिसकी चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी और वहां पर भी उन लोगों ने प्रशस्तियां बनाई थी जो ऐहोल प्रशस्तियों के नाम से जाना जाता था। और वो जो प्रशस्तियों से हमें पता चलता है कि वहां पे व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वो लोग समुद्र के किनारे थे, समुद्र के किनारे सारे राज्य थे, तो सारे राज्यों का विदेशों के साथ व्यापारिक लेन देन होना स्वाभाविक था। तो इस तरह से इन प्रशस्तियों में हमें वहां के व्यापार के बारे में, वहां की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राज्यों की उपलब्धियों के बारे में, राजा के कौन कौन से कार्य हैं, उन्होंने प्रजा के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं, क्या क्या करवाया है, ये सारी बातें हमें प्रशस्तियों में मिलती थी विथ राजा के प्रशंसा के साथ, कि प्रजा के अंदर में राजा का जो रेस्पेक्ट है, जो उनको देवता की तरह पूजा जाता है, वो उनको बना रहे। इसके अलावा रवि कृति के भी अनुसार पूर्व तथा पश्चिम देशों के साथ तटीय मतलब पूर्व तथा पश्चिम देशों के साथ हमारा तटीय व्यापार, तट के समुद्र के तटीय राज्यों से उन लोगों का व्यापार भी होता था। और इसके अतिरिक्त हर्ष के आगे बढ़ने को किस तरह से रोका गया, क्या पुलकेशिन द्वितीय ने कौन कौन से कार्य किए, ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी घटनाएं जो होती है हमें प्रशस्तियों में मिलती है। अब इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो गुप्त साम्राज्य का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था। इस भाग को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो भाग समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था उसको हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। इस भूभाग में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य को मिलाया था, यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को उसने अपने अधीन लाया था और इसके लिए उन्होंने 9 राजाओं को भी परास्त किया था। दक्षिणापथ में उस समय 12 राजा हुआ करते थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सीधे ही आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं, आपके सामने मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूँ, आप अपने हमारे राज्य को अपने राज्य के अंदर रखिए। यानी कि उस समय समुद्रगुप्त का दबदबा बहुत ज्यादा था और उसके भय से, उसकी शक्तियों के भय से बहुत राजाओं ने सीधे ही आत्मसमर्पण कर दिया और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, समुद्रगुप्त ने उन्हें युद्ध में हराया और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पूर्वोत्तर तट में हम देखते हैं तो असम, तटीय बंगाल, नेपाल, कई गणराज्य सीधे ही समुद्रगुप्त के अधीन थे और वो लोग वहां पर समुद्रगुप्त के आदेश का पालन भी करते थे। बाहरी क्षेत्रों के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त का
आधिपत्य स्वीकार किया था। यानी कि अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र का बात करें तो शक, कुषाण, श्रीलंका, ये सारे जगहों पर समुद्रगुप्त का शासन जो था वो फैला हुआ था। और वहां के सारे लोगों ने, वहां के जितने भी राजा थे, उन सब लोगों ने समुद्रगुप्त के राज्य को, समुद्रगुप्त के शासन को अपने अधीन लिया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय बहुत सारी उपाधियां बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। मतलब कि जो भी राजा कुछ जीतता था अपने साथ कुछ उपाधियां जोड़ देता था, जैसे महाराजाधिराज, जैसे कि विक्रमादित्य, जैसे कि अधिराज, परमेश्वर, इस तरह की उपाधियां जो थी वो उन लोगों ने धारण किया था। अब राज्यों का प्रशासन कैसे होता था? तो प्रशासन का सबसे प्रथम इकाई, जो प्राथमिक इकाई बोली जाती थी, वो गांव थी। और धीरे धीरे इसमें बदलाव भी होता चला गया था। इसमें कुछ पद थे जो वंशानुगत हो गए थे, जैसे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पद थे जो वंशानुगत हो गए। जैसे कि माने कि सेनापति है तो सेनापति का बेटा जो बनेगा वो भी सेनापति बनेगा, फिर उसका बेटा सेनापति बनेगा। तो ऐसे बहुत से पद थे जो वंशानुगत हो गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था, मल्टीटास्किंग भी उस समय होता था। और वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति को ही बोलबाला होता था। यानी कि प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसी का वहां पर बोलबाला होता था। अब एक प्रकार की अलग सेना भी पर रहती थी, जैसे कि सामंतों की जो भूमि होती थी उससे कर वसूलने के लिए हम राजा जो होता था एक विशेष प्रकार की सेना रखता था, जिसको वो घोड़ा, पैसे, ये सारी सुविधाएं जो होती थी वो उपलब्ध करवाता था। और वो सेना जो होती थी उन्हें सामंतों से कर वसूल कर राजा तक पहुंचाती थी। तो राजा इस प्रकार से कर वसूलने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। इसके बाद अगर हम और देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस प्रकार से होती थी। तो पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है, जिसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। इसे हम सभा कहते हैं। यानी कि ब्राह्मणों का एक दल जो था वो क्या होता था, साथ में बैठकर अपने विचार विमर्श करता था कि हम लोग किस तरह से अपनी उन्नति कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीहर, मतलब सड़क निर्माण, मंदिरों की देखभाल, ये सारी चीजों का काम करती थी। और अगर हम नगरम के बारे में आए तो यह व्यापारियों का एक संगठन होता था। इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामीपति रहते थे। और ये इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें ये जानकारी मिलती है। तो गाइस, आज के चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।